हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टूडेंट, अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टूडेंट हमारे चैनल पर क्लास 10 सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में बताए जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टूडेंट, अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो देखिए है, वैद्युत मोटर और वैद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में वैद्युत मोटर या फिर वैद्युत जनित्र से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या फिर एक बार आपको पूछा जाएगा वैद्युत मोटर की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए। बहुत बार पूछा जाता है वैद्युत जनित्र की कार्यविधि और संरचना समझाइए। और देखिए, एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है, आपको यह लिखना है। तो स्टूडेंट, यह क्वेश्चन देखिए हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, क्वेश्चन को आपको लास्ट तक देखना है और जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा। तो स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ आपको लिख लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। देखिए, इस पहले हम विद्युत मोटर के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद विद्युत जनित्र के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। देखिए, जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले देखिए आपको क्या बताना है, जो विद्युत मोटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। स्टूडेंट, जो विद्युत मोटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र में एक रखी क्या है, कुंडली है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है। स्टूडेंट, जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो जो हमारी कुंडली है उस कुंडली में एक बलयुग्म कार्य करता है। उसके बाद देखिए आगे क्या है। आगे है स्टूडेंट, जो कुंडली को उसकी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। स्टूडेंट, जब उस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा तो वह जो बलयुग्म होगा वह क्या करेगा, वह कुंडली को उसकी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। उसके बाद देखिए आगे स्टूडेंट क्या है। आगे है, कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होने के कारण वहाँ घूमने लगती है। स्टूडेंट, जो कुंडली होती है वह घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, इसीलिए वह घूमने लगती है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करता है। जो स्टूडेंट विद्युत मोटर होता है वह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे कार्य करती है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। स्टूडेंट, जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। स्टूडेंट, यह तो हो गया विद्युत मोटर का। अब चलिए हम विद्युत जनित्र के बारे में जान लेते हैं, तो यही हो जाएगा दोनों के बीच में अंतर। चलिए स्टूडेंट, अब हम विद्युत जनित्र के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट, देखिए विद्युत जनित्र क्या होता है। सबसे पहले देखिए, विद्युत जनित्र डायनमो का यह सिद्धांत है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। स्टूडेंट, जो डायनमो या फिर विद्युत जनित्र जिसे हम जनरेटर कहते हैं, उसका क्या सिद्धांत है। उसका सिद्धांत है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें गुजरने वाली, ठीक है स्टूडेंट, उसमें गुजरने वाली, देखिए तो उसमें गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। स्टूडेंट, जब उस चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को तेजी से घुमाते हैं तो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, तब यह होता है उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। स्टूडेंट, जब उसको हम घुमाते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए उसमें क्या बोल रहा है, वह कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनित्र का नियम कहते हैं। स्टूडेंट, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर यह कार्य करता है। स्टूडेंट, जो विद्युत मोटर होता है वह बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है और जो जनरेटर होता है या फिर विद्युत जनित्र होता है वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर कार्य करता है। स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, यह जनित्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो हमारा विद्युत जनित्र होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट,
स्टूडेंट चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यह 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। स्टूडेंट जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह किन कारकों पर निर्भर करता है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर से जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम विद्युत प्रतिरोध के डिफिनीशन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जाए, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है विद्युत प्रतिरोध। उसके बाद क्या लिखना है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। स्टूडेंट कोई भी चालक है उसका एक ऐसा गुण जिसके कारण क्या हुआ करे, वह जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह का विरोध करे, यानी कि जो विद्युत धारा बहती है उसका विरोध करे, उसे चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे स्टूडेंट क्या है, चालक के प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए इसका मान चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V व चालकों में बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। स्टूडेंट इसको मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इसका मान चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, स्टूडेंट जो चालक होते हैं उसको उसके सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर V है वह चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसका फार्मूला। स्टूडेंट देखिए जो हमसे यहाँ डिफिनीशन में कहा है उसको हम अर्थात में इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रतिरोध को देखिए हम R से डिनोट करते हैं और विभवांतर बटे धारा यानी कि R बराबर V अपॉन I, यही हो गया प्रतिरोध का फॉर्मूला। और देखिए प्रतिरोध का मात्रक की हम बात करें, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखिए विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, ठीक, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एक तो हो गया प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध या कहें सबसे जो फेमस इसका मात्रक है वो है ओम। प्रतिरोध का जो सबसे फेमस सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है वो है ओम। स्टूडेंट ये तो हो गया विद्युत प्रतिरोध का परिभाषा। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इसके आंसर को देखते हैं। देखिए चालक के प्रतिरोध की निर्भरता यानी कि जो हमारा चालक होता है वह किस चीज पर निर्भर करता है। देखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। स्टूडेंट जो हमारा चालक होता है वह सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है पहला जो हमारा है वो है तार की लंबाई पर। स्टूडेंट जो हमारा तार होता है, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर। देखिए इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसमें बोल रहा है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट कोई भी तार होता है वह किसी तार का जो प्रतिरोध होता है स्टूडेंट वह उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट देखिए प्रतिरोध में यहाँ हमने R से डिनोट किया है और लंबाई को L से, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ये दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। देखिए यहाँ पे है R प्रोपोर्शनल L, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट उसके बाद देखिए आगे आपको क्या लिखना है, अतः तार जितना अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। स्टूडेंट इससे यह पता चलता है कि जो हमारा तार है वह जितना ही लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। प्रतिरोध का मतलब आपको मैं बता दूं कि प्रतिरोध क्या होता है, जो चालक को विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करे, विरोध करे, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो जितना भी आपका तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं दूसरे अपने कारक की, जो हमारा चालक की प्रतिरोध होता है वह दूसरी किस चीज पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट जो दूसरा इसमें पॉइंट है वो है तार की मोटाई पर। स्टूडेंट जो हमारा तार होता है, जो हमारा चालक होता है वह तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। देखिए स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना है, किसी तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए मोटाई है तो देखिए कोई तार होगा तो वह ऐसे होता है, ठीक, ऐसे होगा तार, ये देखिए ऐसे गोला टाइप बना होता है, ठीक, यही देखिए इसकी मोटाई है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, देखिए किसी तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, R प्रोपोर्शनल 1/A, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती माने क्या होता है, अपॉन में, इसलिए यहाँ पे देखिए R प्रोपोर्शनल 1/A, यह हो गया समीकरण नंबर 2। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अतः तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। स्टूडेंट अगर आप मोटा तार लगाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध कम होता है। स्टूडेंट अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से करें। स्टूडेंट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।